हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने स्वाध्याय क्लासेस पे टेस्ट सीरीज़ का अगले टेस्ट के सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज की टेस्ट सीरीज़ में जो नॉर्मली हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, टेस्ट सीरीज़ 1, टेस्ट सीरीज़ 2, टेस्ट सीरीज़ 3 के सॉल्यूशंस, तो टेक्निकली आज हमारा टेस्ट सीरीज़ 4 के सॉल्यूशंस डिस्कस होने थे। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको हम ना डिस्कस करके हम अगली यानी टेस्ट सीरीज़ 5 के सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको भी मैं अपलोड करूँगा। उसके अभी डेटास के अंदर कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, सो जैसे ही वो हो जाएगा, सॉर्टेड आउट हो जाएगा, वैसे ही हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो अभी हम जंप करते हैं टेस्ट सीरीज़ 5 के सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखिए, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गो फॉर इट। सो आप सभी लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी MCQs में करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट डिस्कस दीज फर्स्ट। सो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सोल्यूशन. When substance P is added to turmeric, there is no change in color. Which of the following is definitely true about the substance? देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लाइक अगर आप येलो कलर जो है टर्मरिक का, वो सोप सोल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही पी जो है उसको जब टर्मरिक में ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो ये कौन सी बात सच है इसमें? तो देखिए, आप अगर ध्यान दो तो सोप सोल्यूशन के अंदर बेस होता है, और जब भी आप बेस को टर्मरिक सोल्यूशन के अंदर मिलाते हो, हल्दी के पेस्ट में मिलाते हो, तो उसका हल्दी का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड रेड टाइप का हो जाता है। वहीं पे कह रहा है कि पी को जब आप टर्मरिक में नहीं मिला रहे हो तो वहाँ पे उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो इट इज़ क्लियर दैट पी इज़ नॉट अ बेस, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या होता है? तो देख लीजिए, अब आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनता है, और एनोड के केस में क्या होता है कि आप उसमें जो मेटल होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना शुरू कर देती है, और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके वो किसकी तरफ बढ़ने लग जाती है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ने लग जाती है, कैथोड की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो वहीं पे जो न्यूट्रल कॉपर एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हेयर 4 रिएक्शंस हैव बीन गिवन हेयर। सो यहाँ पर केवल पी और एस, यही जो है केवल और केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 हेयर. Here it is saying that Ashok has written the following reaction to show how metals can be obtained from their ores. 4 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। आपसे ये कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, विच वन इज इनकरेक्ट। सो हेयर यू कैन से दैट सी दैट Na2O प्लस कार्बन इज गिविंग अस 2Na प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें सोडियम मेटल मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोडियम मेटल की रिएक्शन जो है नॉर्मली नहीं करा सकते हम, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है वो, और वो नॉर्मल रिएक्शन से काम, नॉर्मल रिडक्शन से काम उसका नहीं हो सकता। क्वेश्चन 5 है, इज सेइंग दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल। ठीक है, ये 3 रिएक्शन है पी, क्यू एंड आर, इनको ओपन वेसल्स के अंदर करा गया। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली shows if the weight of the reaction vessel and the content decreases or remains the same after the reaction as compared to before the reaction. ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद उसका जो वेट था उसमें डिफरेंस आया और चेंजेस आए। तो यहाँ पे जो डी आपकी रिएक्शन है, D1, इन विच रिएक्शन पी में इंक्रीज हो रहा है, रिएक्शन क्यू में रिमेन सेम हो रहा है, और रिएक्शन आर में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये करेक्ट है। देन हेयर इज क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 हेयर इज सेइंग दैट सॉल्यूशन ऑफ बेस विद pH 12.1, ठीक है, विथ pH 12.1 इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स pH। कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसका pH 12.1 दे रखा है, तो इनमें से क्या करा जा सकता है उसका pH गिराने के लिए? ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट, ऐड अ सोल्यूशन टू of a different base with a pH 8.7, add few drops of an acid with an unknown pH। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको किसी बेस को, सोल्यूशन के बेस को, अगर आपको 12.1 जिसका है, अगर आपको उसका pH डिक्रीज़ करना है, pH डिक्रीज़ करना मतलब एसिडिक पे लेकर आना है, देन ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उसके सोल्यूशन में
क्या है, एसिड मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क नहीं करा था, बट यहाँ पे डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये था। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7 वेयर इट इज से यहाँ पे 4 डायग्राम्स दे रखे हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हियर ओनली पी एंड एस इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किस किस केस में लगेंगे। ठीक है, तो पी एंड एस वाले केस में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड आएंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 here. Look at the diagram below carefully and identify the process taking place at Z. Z पे कौन सा टेकिंग प्लेस कर रहा है, तो here ट्रांसपीरेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज प्लांट्स जो है यहाँ पे वो जो है अगर ऑक्सीजन रिलीज करते तो डैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं देन डैट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर जेड रिलीज आउट कर रहे हैं देन इट मीन्स वहाँ पे वो ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो अपने बॉडी से रिलीज आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 here is saying that lime water turns cloudy in the presence of gas which is a byproduct of respiration. Show below are 4 steps kept in sunlight for 24 hours. ठीक है, इन विच सेटअप लाइम वाटर एक्सपेक्टेड टू बी द क्लाउडेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि लाइम वाटर किस केस के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाउडी होगा, इट मीन सबसे ज़्यादा मिल्की होगा। तो ये इन दी सेटअप आर। ओके, सेटअप आर के अंदर वहाँ पे लाइम वाटर सबसे ज़्यादा क्लाउडी रहेगा। ठीक है, लाओ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. A homozygous dominant guinea pig with black fur is crossed with a homozygous guinea pig with a white fur. The F1 generation is crossed with itself. What percentage of F2 generation is expected to show white fur coat? देख लीजिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक डोमिनेंट गिनी पिग ब्लैक फर था जिसको होमोजाइगस गिनी पिग वाइट फर के साथ यहाँ पे क्रॉसिंग कराई गई। इट मीन्स पेरेंट होमोजाइगस तो डोमिनेंट गिनी पिग ब्लैक, इट मीन्स टोटली ब्लैक ब्लैक। एंड होमोजाइगस वाइट फर वाली गिनी पी इट मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव वाइट फर। F1 जनरेशन आई उसको क्रॉसिंग कराया, तो F2 जनरेशन के अंदर आप देखोगे तो 3:1 का रेशियो बनेगा जिसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो में 3 जो होगा वो आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक फर वाले, एंड 1 केस विल बी ऑफ वाइट फर जो कि टोटली रिसेसिव वाला होगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप सभी को, तो आप सभी को दिमाग में एज्यूम कर लिया होगा आप सभी ने कि दैट जो 1 केस रिसेसिव का आता है 3:1 में, जो टोटली रिसेसिव एलील जब मिल के बनते हैं, सो वो उस वाले की बात कर रहे हैं। सो हियर इट विल बी 25%. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हियर इज सेइंग दैट पर्सन एक्स सफर फ्रॉम ए कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन. ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि उसकी बॉडी जो है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शन से नहीं ग्रो कर पा रही है, तो यहाँ पे पर्सन एक्स कौन सी नॉर्मली यहाँ पे किस कमी से गुजर रहा है. सो हियर इट विल बी सी, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी. उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही होगी बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. Now let's come to the question number 12. The time duration from the sowing of seeds to the harvest of crops is critical for agriculture purposes. Based on the information above, select a reason why farmers prefer vegetative propagation for growing crops. ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शंस थे जिसके अंदर C is the most correct option because plant grown by vegetative propagation bear fruits earlier. आप सभी को ही पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉलो कराते हैं तो ऐसे केस में जो प्लांट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू वो जल्दी ग्रो करते हैं बिकॉज वहाँ पे उनको सीड्स के फॉर्म से ग्रो नहीं करना, वो जिस पर्टिकुलर सिचुएशन से जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ग्रो करा रहे हैं उनको बस अपनी रूट्स को ग्रो कराना है, एंड रूट्स ग्रो कराने के बाद अपने आप को फर्दर मोर ग्रो कराना है. ठीक है, सो इट इज़ ईजियर इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो. सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वी विल नॉट गो फॉर इट, बट आप इसको पॉज करके इसको एक तरीके से बेटर फॉर्म में देख सकते हो. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14. द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज. व्हाट डज दिस मीन. ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हेयर इज सेइंग दैट द करंट चेंज डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकेंड. कह रहा है कि
AC करंट में, ऑल्टरनेट करंट में एक कंट्री में 60 हर्ट्स वहाँ पे जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि करंट को वहाँ पे 120 टाइम्स एक सेकंड के अंदर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। 120 टाइम्स क्यों? बिकॉज एक सेकंड के अंदर वहाँ पे 1 ऑसिलेशन होती है, और 1 ऑसिलेशन कब कब कंप्लीट होती है? जब आप ध्यान से देखोगे, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। जब आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि मान लीजिए आपका इस तरीके से आपका चार्ट है। एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होती है जब आपका एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है, तो एक बार डायरेक्शन यहाँ चेंज हुई, एक बार डायरेक्शन यहाँ चेंज हुई। तो 60 हर्ट्स मतलब 1 ऑसिलेशन, ओ सॉरी 60 ऑसिलेशन, और 60 ऑसिलेशन मतलब 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, Raman wants to draw a graph to show the resistivity of a wire changes with the length of the wire. What should be his graph looks alike? So D here is the correct answer. 16th question here is saying that which current shows the correct and safe position for the fuse and the switch. Okay, यहाँ पर कह रहा है कि which option here is the correct option which is showing the correct and safe position of fuse and switch. So here A will be the correct answer because यहाँ पर फ्यूज़ और स्विच जो है एक तरीके से देखा जाए सो आस पास लगे होने चाहिए और बल्ब के पहले लगे होने चाहिए। अंडरस्टूड? ऐसे में क्या होगा कि अगर आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो उसका इम्पैक्ट बल्ब के ऊपर पड़ेगा, बल्ब तभी ग्लो करेगा। ऐसे में अगर ज़्यादा करंट आ जाता है, अगर फ्यूज़ आपके बल्ब के अप्लायंस के पहले लगा हुआ है तो भी आपके बल्ब को डैमेज नहीं होगा, आपके अप्लायंस को डैमेज नहीं होगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर बाद में लगी होगी, अप्लायंस के बाद में लगी होगी, तो उसका इतना इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। किसी न किसी फॉर्म में आपका अप्लायंस डैमेज हो सकता है। 17th question here is saying that assertion and reason in which it as a first assertion is saying that a whitewashed wall develops a coating of calcium carbonate after a few days. Reason: calcium oxide on the wall reacts slowly with carbon oxide in the air. Here assertion is true, reason is false. assertion बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ दिनों बाद जो हमारी वाइट वॉश की हुई दीवार होती है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना। और जो रीज़न है यहाँ पे वो सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 18th question here it is saying that assertion offspring produced by sexual reproduction show variation. Reason here is saying that each offspring produces by sexual reproduction inherits all the genes from each parent. Here assertion is true, reason is false because सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से माना कि वेरिएशन बिल्कुल होती है, जो कि बिल्कुल बात सही है। रीज़न यहाँ पे कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट्स से सारे के सारे जीन्स आपके इनहेरिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, सारे जीन्स इनहेरिट नहीं होते। कुछ जीन्स जो होते हैं वो अपने आप को रिसेसिव फॉर्म के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं, जो कि मे भी हमारी अपकमिंग जनरेशन के अंदर अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन हियर इज सेइंग दैट कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर जस्ट 1 cell थिक. रीजन इज सेइंग दैट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज. बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि कैपिलरीज की वॉल काफ़ी 1 cell थिक होती है, इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। और इसके पीछे रीज़न ये है ताकि कैपिलरीज के अराउंड जो सेल्स हैं वो अपने जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सचेंज ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो टेक्स प्लेस कर सके। तो इट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट 20th क्वेश्चन हियर इज सेइंग दैट a stationary charged particle placed in a magnetic field experience a force, and reason here is saying that a stationary charged particle does not produce a magnetic field. D option here is correct because assertion is wrong and reason is true. Okay, now let's come to section B, and section B का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस इसके राइट साइड में भी गिवन है, साइड बाय साइड हम इसको डिस्कस करते रहते हैं। तो 21st क्वेश्चन here is saying that Diana prepared a cake by 2 methods. Method 1, she added baking soda to the cake mixture and let the mixture stand for 1 hour before placing it in the oven to bake. Method 2, she added baking powder to the cake mixture and let the mixture stand for 1 hour before placing it in oven to bake. State the difference in the cake mixture that Diana is likely to have observed before baking. Explain why. Okay? यहाँ पर देख लीजिए कि रीज़न क्या बैठा है। तो देख लीजिए क्या होगा कि फर्स्ट केस के अंदर जिसमें वो बेकिंग सोडा मिला रही है, उस केस के अंदर ना
केक मिक्सचर के अंदर वो फ्लफ़ी नहीं बनेगा, ठीक है ना, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। वहीं पे जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर का जो है केक मिक्सचर वो राइज अप कर जाएगा, वो फूल जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे रीज़न क्या है इसके पीछे, कि जो देख लीजिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो होता है ना, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ बेकिंग सोडा, एंड टार्टारिक एसिड विच इज़ अ सिंपल ईटेबल एसिड। तो बेकिंग पाउडर के अंदर जब ये रिएक्शन जो करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन बेकिंग सोडा के अंदर टार्टारिक एसिड नहीं होता, वो जस्ट एक नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसीलिए जब वहाँ पे वो स्टार्च हमारे बैटर के अंदर मौजूद स्टार्च के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे वो फ्लफीनेस नहीं आ पाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अंडरस्टूड? सो हियर इट विल बी रीजन। नाउ or part here is saying that compare the stability of neutral sodium atom and a positive sodium ion, justify your answer। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल सोडियम एटम। अ पॉजिटिव सोडियम आयन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स पेनल्टीमेट शेल। देखिए रीज़न बिहाइंड इट ये है कि सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताने का कोशिश करूँ, जैसे कि आप यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके सामने नंबर ही निकल कर आएगी 281। यहाँ पर जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और अपने ऊपर Na+ का चार्ज ले आएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सोडियम एटम, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके अपनी इसने ऑक्टेट को स्टेबल बना लिया है। ओके, ये रीज़न है इसके पीछे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। 21 इज डन हेयर। नाउ लेट्स कम टू 22। 22 here is saying that how do control and coordination in plants differ from that in animals? Give any 4 points to the difference। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 22 का यहाँ पे आंसर आप राइट साइड में देख सकते हो कि प्लांट्स के अंदर जो है वो प्लांट हार्मोन्स डिफ्यूज़ होते हैं प्लांट के एक्शन को करने के लिए, और वहीं पे एनिमल्स के अंदर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे टेक्स प्लेस करते हैं। प्लांट्स के अंदर यहाँ पे हार्मोन्स जो है मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व इम्पल्सेस और हार्मोन्स दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। प्लांट के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट नहीं होते हैं, एनिमल्स के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जो होती है वो वाटर की हेल्प से थ्रू होती है बिकॉज ऑफ वही ट्रांसपिरेशन, और एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो होती है ड्यू टू changes in the shape and arrangement of proteins in the muscle cells। Okay, so here 22 question is also done। Now let's talk about question number 23। It is saying that a person suffering from liver disease is advised to avoid fatty and highly acidic foods। Give a reason why each of the foods mentioned should be avoided by a person suffering from a liver disease। देखिए कोई इंसान अगर लिवर की समस्या से, अगर लिवर की बीमारी से अगर गुजर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हाईली एसिडिक फूड्स, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा एसिडिक फूड खाना और ज़्यादा ऑयली फूड खाना, फैटी फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज देखिए लिवर हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर फैट्स को डाइजेस्ट करना। अब अगर हम ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे, ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे तो ऐसे केस में हमारे लिवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा वर्क विल लीड टू इट्स डीजनरेशन। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो वैसे ही कमज़ोर है, वो उसको और कमज़ोरी महसूस होगी, इसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ओके, तो ये रीज़न होता है। सो 23 क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। Oxygen mostly is carried by a pigment in our blood, whereas carbon dioxide is transported in dissolved form in our blood। Give 2 reasons that make the above statement correct। देखिए हमारे को जैसे कि पता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पावर ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए देख लीजिए मार्केट्स के अंदर जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो सेल होती हैं, बिकती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उन ईजीली डिज़ोल्व रहता है, तभी उनको कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे
हमारे बॉडी के अंदर आप देख लीजिए ऑक्सीजन है, उसको ले जाने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की होती है। नॉर्मली ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ओके, तो 24 क्वेश्चन here also done. Let's talk about question number 25. White light is passed through a prism to yield a spectrum, the ray of which color will be shown the maximum angle of deviation and which one will be show the least angle of deviation. A blue colored ray is passed through a glass prism. What will be the color of the emergent ray? Justify your answer. देखिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जब एक स्पेक्ट्रम के अंदर से वाइट लाइट स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वाइट लाइट का, तो उसके अंदर रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम डेविएशन दिखाती है और वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएशन दिखाती है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये रीज़न है यहाँ पे। बी हियर इज सेइंग दैट अ ब्लू कलर्ड रे इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द एमर्जेंट रे? जस्टिफाई योर आंसर। देख लीजिए, जब हम ब्लू रे को हम पास कराएंगे ग्लास प्रिज्म से तो एमर्जेंट रे भी ब्लू ही निकलेगी, ठीक है ना, बिकॉज ब्लू रे और फर्दर मोर अपने आप को स्प्लिट नहीं कर सकती, ठीक है ना। और यहाँ पे और पार्ट में कह रहा है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, अ पर्सन विद डिफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, ठीक है। जो मायोपिया का होता है उसमें एक इंसान नियर साइटेडनेस से गुजर रहा होता है, मतलब उसको पास की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती। तो कह रहा है कि ऐसा ही इंसान जो होता है वो उसके फार पॉइंट जो होता है नियर देन इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी से पहले होता है, मतलब वो दूर का नहीं देख सकता। तो इस चीज़ का एक नॉर्मल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, तो आप इसको बना सकते हैं। आपकी बुक के अंदर डायग्राम गिवन है, आप ऑन द पॉइंट जाके उस डायग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 25th क्वेश्चन ही इज ऑल्सो डन। 26th क्वेश्चन हेयर इज सेइंग दैट स्टडी दी फूड वेब शोन हेयर। यहाँ पे देखिए फूड वेब दे रखा है जिसमें ग्रास है, ट्रीज हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनसे एरो निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रास ऊपर को जा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉक खा रहा है, फ्रॉक को ईगल खा रहा है, ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को ईगल खा रहा है, दूसरा ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है, तीसरा फूड वेब। ग्रास को ट्रीज खा रहे, सॉरी ग्रास को ट्रीज कैसे खा सकती हैं, ट्रीज हैं, ट्रीज को डियर खा रहे हैं, डियर को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन फ्रॉम द वेब फूड वेब शोन इन विच ईगल विल रिसीव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। कह रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है, आप बताइए कि कौन सा ऐसा फूड वेब है जिसमें ईगल को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्म में आंसर है। अगर आप 10% लॉ एनर्जी वाला आप अगर रूल जानते हो तो ऐसे केस में आप जानते हो कि प्रोड्यूसर से, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, जैसे जैसे आगे चल के आपका ट्रॉफिक लेवल आता रहता है, इस तरीके से एनर्जी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। सपोज कीजिए आपका प्रोड्यूसर 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सो प्राइमरी कंज्यूमर को उसका केवल 10% जाएगा, इट मीन्स 100 जूल। सेकेंडरी कंज्यूमर को उसका 10% 10 जूल, टर्शरी कंज्यूमर को उसका 10% 1 जूल जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल उतनी ज़्यादा कम एनर्जी। अब आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो क्लियरली कि किस ट्रॉपिक लेवल के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ग्रास के बाद जो माउस है, माउस के बाद ईगल है, ये वाला जो आपका फूड चेन है इसके अंदर सबसे कम ट्रॉपिक लेवल है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। सो दिस फूड चेन इन दिस फूड वेब इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट फूड चेन, बिकॉज इसके अंदर प्रोड्यूसर से सबसे टॉप ईगल तक सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। विच ऑर्गेनिज्म विल बी द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इज इंट्रोड्यूस इन द सॉइल, व्हाट इज द फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉल्ड। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको सबसे ज़्यादा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, किसी पेस्टिसाइड का यानी किसी कीटनाशक का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। और उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, तो देख लीजिए, इस फिनोमेना को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। और ऐसे में ईगल यहाँ पे सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पर आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत भी उसी को होगी। ओके, 26th क्वेश्चन हेयर इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शन सी। ऑब्जर्व द टू केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो, पी एंड क्यू, यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं। एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करा जाती है, तो इसका क्लियर कट आंसर है कि नंबर ऑफ एटम्स
present in reactant should be equal to number of atoms of any number of elements of any molecule present in the product. तो यहाँ पे P एंड Q में हम ये चेक करेंगे अगर, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बैलेंस है कौन सी नहीं. फिर यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द टू इक्वेशन इज और आर नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस द इक्वेशन बाय रीराइटिंग. तो देखिए यहाँ पे जो P वाली रिएक्शन थी ना आपकी, वो बैलेंस्ड नहीं थी. रीज़न उसके पीछे आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो कि इधर एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा, ये रही बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है ना. राइट साइड में आप देख सकते हो. और लेफ्ट साइड के अंदर अगर आपको देखना हो तो ये रही, ये है अनबैलेंस्ड रिएक्शन. ओह सॉरी, यहाँ पर ये रही रिएक्शन, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28. द थर्मिट प्रोसेस is used for repairing cracks in railway tracks on site. Write the equation for the reaction taking place in the process. Mention the physical state of the reactants and products. What information in the chemical equation indicates that the reaction is exothermic? देखिए थर्मिट रिएक्शन जब भी देखी जाती है तो आप सभी लोग अपने बुक के अगर अंदर देखोगे तो थर्मिट रिएक्शन का जो रिएक्शन है यहाँ पे वो ये रहा. ओके, ऐसे में क्या है कि एल्यूमिनियम मोस्ट प्रेफर्ड रहता है और मैंगनीज ये मोस्ट प्रेफर्ड मेटल्स होते हैं, बिकॉज ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और आयरन को रिड्यूस करा के खुद ऑक्सीडाइज होके वहाँ पे वो प्योर आयरन हमें प्रोवाइड करवा पाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. यहाँ पे कौन सी बात हमें दर्शाती है कि रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है. तो देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिनोट करती है कि यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. डैट इज़ द स्टेट ऑफ आयरन. ओके, स्टेट ऑफ आयरन यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ शो करती है. रीज़न इसके पीछे ये है कि आयरन जो है नॉर्मली सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है, लेकिन थर्मिट रिएक्शन के अंदर आयरन जो हमें मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है. इसीलिए अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपका पहुंच जा रहा है कि आयरन लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इट मीन्स द रिएक्शन इज क्वाइट एक्सोथर्मिक. ओके, सो हियर 28th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 हियर इज सेइंग दैट given below is a table representing the characteristic of two fluids involved in the transportation of substance in the human body. Fluid A is colorless, contains less oxygen, contains less protein. Fluid B is colored, contains more oxygen, contains more protein. हमें आइडेंटिफाई करने के फ्लूइड ए और फ्लूइड बी कौन कौन से हैं. तो देखिए फ्लूइड ए जो कि कलरलेस है उसके अंदर लेस ऑक्सीजन लेस प्रोटीन होता है वो हो गई लिम्फ. और फ्लूइड बी जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा कलर्ड और ज़्यादा प्रोटीन होगा वो होगी ब्लड. यहाँ पर कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसिस इनटू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेसिस से यहाँ पर हमारे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरीके से अगर उसका ट्रांसफ़र होता है, तो ये रहा इसका करेक्ट एक सीक्वेंस कि इंटरसेलुलर स्पेसेस से लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर वेसल्स, फिर लार्जर वेन्स के अंदर हमारी जो वो है लिम्फ है वो ट्रांसफ़र होती है. और कह रहा है कि हमारे लिम्फ का रोल हमारे ह्यूमंस बॉडी के अंदर डाइजेशन में कैसे रोल होता है. तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि लिम्फ जो है वो यहाँ पे इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फैट होता है और डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वापस से ब्लड में कैरी आउट करने में हेल्प करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और पार्ट अगर हम देखें 29th क्वेश्चन का, सो हियर इट इज सेइंग दैट टू मेजर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अ प्लांट. Force A is driving force in the movement of water during the day, whereas force B helps the movement of water in the plant during the night or during the day when humidity is very high. Identify force A and force B. So यहाँ पर देख लीजिए force A है transpirational pull which is because of transpiration. Next one is root pressure. Okay, ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जिस तरीके से इवेपोरेशन हो रही होती है तो वहाँ पे जाइलम को एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है कि वो वाटर को अपवर्ड पुल करा सके.
और रूट प्रेशर जो होता है, रूट प्रेशर जो वाला जो एब्जॉर्प्शन होता है, डैट इज समवेयर इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जहाँ पे रूट्स अपने अंदर लेस आप कह लीजिए वाटर प्रेशर क्रिएट करवा के सॉइल के अंदर से वाटर को अपने अंदर ट्रांसफ़र करवाते हैं. ओके, सो हियर इट वाज क्वेश्चन नंबर 29. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 यू कैन सी क्लियरली, मैंने साइड बाय साइड अलाइन कर दिया है. हियर इज क्वेश्चन नंबर 30. सो इन दिस केस आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हो, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 here is also a numerical based question. Again I have aligned both these questions and answers side by side, so again you can pause the video and match your answers. Okay, now यहाँ पे I am switching to question number 32. Question number 32 here is somewhere interesting question. यहाँ पे कह रहा है कि सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिक प्लग ऑफ हर क्लोथ आयरन. शी बॉट अ 3-pin plug as shown. When she removes the old plug, she saw that there were 3 wires colored red, black and green. To which pin of the plug should be she connect the green wire? उसको किस पिन से यहाँ पे ग्रीन वायर कनेक्ट करना चाहिए? सो इट शुड बी कनेक्टेड टू द थिकेस्ट पिन ऑफ द प्लग, दैट इज P. ठीक है, आप सभी ने प्लग देखा होगा, तो जो यहाँ पे सबसे टॉप वाला पिन होता है वो सबसे थिक होता है, तो उसी में कनेक्ट करना चाहिए. टू विच पार्ट ऑफ द क्लोथ आयरन इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड? तो आयरन यानी जो प्रेस होता है, आयरन प्रेस होता है, उसके किस हिस्से से ग्रीन वायर कनेक्ट होना चाहिए? सो इट शुड बी कनेक्टेड टू द मेटालिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक क्लोथ, क्योंकि उसके अंदर अगर आपका इलेक्ट्रिक लीकेज करंट उतर रहा है अगर, तो यही P वाला प्लग है जो कि ग्रीन वायर से कनेक्टेड है, वही इलेक्ट्रिक लीकेज को कैरी करके ले जाएगा. जो कि मैंने सी ऑप्शन का, सी पॉइंट का आंसर था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अगर मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लीकेज हो रही है तो ग्रीन वायर का यही काम होता है कि वो इलेक्ट्रिक लीक जो यहाँ पे हो रहा है तो उसको किसी के हाथ से लग जाए, उसको करंट लग जाए, या फिर आप कह लीजिए तो गलती से किसी का हाथ टच हो गया तो करंट उसको ना लग के उसके बजाय हमारे घर की जो हमने अर्थिंग करवा रखी है उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक लीकेज ग्राउंडेड हो जाए. ठीक है, और पार्ट इसका कह रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच ऑफ द 3 कलर्ड वायर विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट सर्किट. बिल्कुल सही बात है. रेड वायर और ब्लैक वायर अगर आपकी टच हो जाती हैं अगर, तो ऐसे में आपके शॉर्ट सर्किट होने के बिल्कुल 100% चांस है. स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि आपका जो करंट है वो एक पोजीशन पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि वहाँ पर ड्रास्टिकली रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होने की वजह से करंट इतना इंक्रीज हो जाता है कि वहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ठीक है ना, टर्म ही बोल रहा है शॉर्ट सर्किट. ठीक है ना, सर्किट छोटा हो जाना, और सर्किट छोटा हो जाने की वजह से क्या होता है, शॉर्ट हो जाने की वजह से करंट इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वहाँ पर आपकी हीटिंग होने की वजह से आपका वायर जल जाता है, और या फिर आप कह लीजिए तो ब्लास्ट हो जाता है. वहाँ पे काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है. ठीक है, सो आप लोग भी कभी अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो और उसके अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी लाइव वायर यानी जो आपकी रेड वायर होती है अगर उसके अंदर करंट ऑन हो रखा है तो कभी भी वो ब्लैक वायर के साथ डायरेक्टली मीटअप नहीं करनी चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33. ओजोन फॉर्मेशन takes place in the stratosphere of our atmosphere. Explain how energy of the sun helps in the formation of ozone. Why is ozone formation at the ground levels considered a pollutant? State any 2 health consequences of ozone layer depletion of human health. देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन में सन कैसे हेल्प करता है. तो देख लीजिए, सन से जो यूवी रेज आती हैं, यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं और उसको नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखूँ तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन की कांटेक्ट में आके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन आपके नेसेंट ऑक्सीजन में. ठीक है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ओजोन. ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है.
बी ऑप्शन हेयर इज सेइंग दैट, बी पार्ट, कि ग्राउंड लेवल पे ओजोन फॉर्मेशन क्यों पॉल्यूटेंट माना जाएगा, बिकॉज ओजोन जो है ग्राउंड लेवल पे, इट मीन्स अगर नॉर्मली जिस लेवल पे ऑक्सीजन मौजूद है इस लेवल पे ओजोन अगर मौजूद हो जाएगी तो उस केस में वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ओजोन का कोई काम नहीं है और हमारी बॉडी ओजोन को हैंडल नहीं कर सकती, इसीलिए वो हमारे लिए काफ़ी डेडली, काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, जिसकी वजह से देख लीजिए कि एनी टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, अगर किसी इंसानी शरीर के ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से क्या क्या हमें आउटकम या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो नंबर 1 इज स्किन कैंसर, नंबर 2 इज कैटरैक्ट। ठीक है, सेक्शन डी, लेट्स टॉक अबाउट हियर। इट इज़ अ टोटली अगेन यू कैन मैच योर आंसर कंप्लीटली। 34th क्वेश्चन का आप इजीली यहाँ पे मैचिंग करा सकते हो वीडियो पॉज करके फ्रॉम द राइट साइड। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इस चीज़ को मैच करा लीजिएगा। दोनों पार्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं और पार्ट्स यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जितना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी आंसर के अंदर गिवन है। ठीक है ना, मेरे लायक यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए नहीं है। तो फटाफट हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 एंड 33rd इज डन, 34th इज डन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 के अंदर यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कह रहे हैं वेरिएशन इन डीएनए इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। एक्सप्लेन एक्सप्लेन explain an instance where reproduction would be counterproductive to the sustenance of species. What is the sequence of events that takes place in human reproduction when an egg is not fertilized? देख लीजिए यहाँ पे दो सिचुएशंस है। कह रहा है कि ऐसा एक केस बताइए जिसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी स्पीशीज़ के सस्टेनेंस यानी किसी भी स्पीशीज़ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, कॉन्टीन्यूटी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, हेल्पफुल है। तो देख लीजिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन सबसे ज़्यादा आते हैं और वेरिएशन जो होती है अपकमिंग टाइम पीरियड में हमें स्टेबल होने के लिए, अपकमिंग टाइम पीरियड में उस हमें सस्टेन कराने के लिए जो होती है काफ़ी ज़्यादा हमको इंश्योर करती है कि स्पीसीज कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, और ऐसे में देखा जाए तो बी इसका बी पार्ट सी पार्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हेन एन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फीमेल बॉडी के अंदर वहाँ पर देखा जाए तो वो आफ्टर सम डेज वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको बेसिक लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स कहा जाता है, बॉडी के थ्रू वो सारा का सारा अनफर्टिलाइज्ड एग, म्यूकस, ब्लड क्लॉट एंड सम अमाउंट ऑफ टिश्यू, ये सभी की सभी चीज़ें फीमेल के यूटेरस से बाहर निकल आएंगी इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द और पार्ट हियर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। सीड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? तो देखिए सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन जो स्टेमन से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए वो पॉलन ग्रेन ओवरी के पास जाके उसके अंदर मौजूद गैमीट से फर्टिलाइज करता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन इसके बाद वहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट होता है। देन इसके बाद जाके जाइगोट जो होता है वो अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करता है और ओव्यूल जो होता है वो अपने आप को सीड कोट में कन्वर्ट करता है एंड द होल ओवरी देन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू फ्रूट। लेट्स टॉक अबाउट बी पार्ट हेयर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 35 के और वाला पार्ट का। सजेस्ट एनी 2 रीजंस व्हाई चाइल्ड मैरिज आर अ हैजार्ड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ वुमेन। कि वुमेन्स के लिए के केस में चाइल्ड मैरिज क्यों एक उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो रीज़न इसके पीछे यही है कि फीमेल्स जो है अगर चाइल्ड एज पे, कम उम्र पे अगर उनकी शादी हो जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कम उम्र पे शादी हो जाने के बाद अगर वो पर्टिकुलर फीमेल चाइल्ड बेयर करती है, अपने पेट में बच्चा कैरी करती है, तो उस बच्चे के लिए वेमेन की उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि
ना ही वो फीमेल अभी तक फुली तरीके से सेक्सुअली मैच्योर हुई है कि वो बेबी कैरी कर सके, और ना ही वो अभी इतनी केपेबल हुई है कि वो बेबी को उस टाइप से नर्चरिंग कर सके। ओके, सो इन दैट केस वो बेबी और वो वीमेन यानी वो फीमेल जो बच्चा कैरी कर रही है, दोनों को दिक्कत पहुंच सकती है। ठीक है, इसके अलावा सी पार्ट हियर इज सेइंग दैट गिव एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल बैरियर ओवर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बैरियर मेथड्स के मैकेनिकल बैरियर मेथड्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर 3 एडवांटेजेस बताइए। ठीक है, तो देख लीजिए ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं इतनी ज़्यादा, आप कह लीजिए तो कह लो तो मतलब 100% वो साबित नहीं हो पाती। ठीक है ना, समवेयर उनके अंदर चांसेस होते हैं, समवेयर पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि कहीं ना कहीं वो उस इवेंट को नहीं रोक पाएंगे। अंडरस्टूड। सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी कई सारे होते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि इनको लेना ही नहीं चाहिए, इनको टोटली अवॉइड करना चाहिए, बट या टोटली हमें इनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे सेकेंड वन इज, यहाँ पे बात अगर हम करें कि एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल बैरियर की, यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि अगर हम कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं, डायाफ्राम का यूज़ करते हैं, चाहे मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स का अगर हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में देखा जाए तो एसटीडीज से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ गैमीट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ स्पर्म इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स, यहाँ पे जो ट्रांसफरिंग ऑफ गैमीट्स है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना के बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह प्लेस नहीं करा के, जैसे कि राइट साइड में आपके गिवन है, तो उसमें आपकी यूटेराइन की जो लाइनिंग होती है, यूटेरस डैमेज हो सकता है। और अगर हम बात करें सर्जिकल मेथड की, सर्जिकल मेथड अगर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अगर नहीं करा गया है, तो ऐसे केस में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। सो इन बातों का काफ़ी खास ख्याल रखना पड़ता है। डेट्स वाई फिजिकल मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड जो होते हैं इन विच कॉन्डम्स एंड डायाफ्राम्स कम्स, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा चीप और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल टाइप ऑफ मेथड होते हैं। वेयर एज अदर आर्ट्स, वहाँ पे इनके अंदर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर लिटिल बिट मोर। ठीक है ना, रिस्क ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मोर इन द केस of whether we talk about contraception, contraceptive pills, whether we talk about here copper T और IUCDs। ओके, ये बातें होती हैं। ठीक है ना, और सर्जिकल मेथड के अंदर भले ही आपका फर्टिलाइजेशन के चांसेस ना हो, बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, एसटीडीज के चांसेस होते हैं। ओके, सो 35th क्वेश्चन हियर इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो एक मतलब देख लीजिए तो फिज़िक्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप टोटली जो है वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके टोटली आप मैच करा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर्स को अपने। ओके, नाउ मैं 36 क्वेश्चन को स्किप करके यहाँ पे बढ़ता हूँ 37 क्वेश्चन पे, सेक्शन ई क्वेश्चन पे। सो 37th क्वेश्चन हियर इज सेइंग दैट pure gold is very soft and therefore not suitable for making jewelry. To make it the hard, gold is alloyed with other metal. The purity of gold is measured in carats according to the table below. Carat number is the number of parts of gold in 24 parts. ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने नीचे एक टेबल गिवन है और उसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं कि what is the percentage of gold in 18 carat gold? Name any two metals that are used to make 22 carat gold. तो देख लीजिए 22 कैरेट गोल्ड को बनाने के लिए 2 पार्ट्स हम कोई और मेटल यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, और वो 2 पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स आपके कोई भी मेटल्स में से आप कह लीजिए तो वो भी लाइक अच्छी क्वालिटी के मेटल यूज़ किए जाते हैं। सो बिलो गोल्ड हमारे जो मोस्ट बेस्ट क्वालिटी आपके को जो मेटल होते हैं वो होते हैं सिल्वर और कॉपर।
तो ये बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो होते हैं यहाँ पे उनकी मिक्सिंग की जाती है। सो 22 कैरेट गोल्ड फॉर्मेशन के अंदर 22 पार्ट्स इन द लाइक टोटल 24 में से 22 पार्ट्स गोल्ड का रहेगा और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपके रहेंगे एल्यूमिनियम, नॉट एल्यूमिनियम सॉरी, सिल्वर एंड कॉपर के। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट इज सेइंग दैट लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज आल्सो कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड आल्सो अंडरगोज रस्टिंग। नेम द सब्सटेंस दैट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक इट हार्ड, टू मेक इट टू स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन सॉरी गोल्ड, नॉट गोल्ड, गोल्ड जैसे आपका प्योर है उसी तरीके से आयरन भी होता है, वो सॉफ्ट होता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसा कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस मिक्स करा जाता है, तो कार्बन की मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, कार्बन अगर हम आयरन के अंदर मिक्स करते हैं तो वहाँ पे हार्ड भी बन जाता है और वहाँ पे उसकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज हेयर इज टॉकिंग अबाउट कि स्टेनलेस स्टील में उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेटल मिक्स किए जाते हैं। सो निकल एंड क्रोमियम इज मिक्सड in the iron, pure iron, to convert it into stainless steel. And और part here is saying that what type of mixture is an alloy. alloy कैसा mixture होता है, तो एक homogeneous mixture होता है, ठीक है ना, in which all type of metals are equally mixed in a fixed ratio. And how does the electrical conductivity of an alloy compare with that of pure metal. ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक एलॉय की प्योर मेटल के कंपैरिजन में कैसी होती है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक प्योर मेटल के अंदर उसके कंपैरिजन में जो उसकी कंडक्टिविटी होती है हायर होती है, लेकिन हम जब हम एलॉय की बात करते हैं तो उसके अंदर एक मेटल नहीं, ऐसे कई सारे मेटल उसके अंदर मिक्स है, तो हर एक मेटल की कंडक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पे एज ओवरऑल रिएक्टिविटी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए प्योर मेटल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलॉय इज लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38th क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 human beings who can both roll their tongue produce 11 children. 3 of these children could not roll their tongue and 8 could roll their tongue. Which trait is controlled by recessive allele? यहाँ पे कौन सा ट्रेट है यहाँ पे जो कि रिसेसिव है। सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नॉट रोलिंग वाला जो ट्रेट है वो रिसेसिव है। स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन ऑफ द क्रॉस। यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर कौन कौन से हमें जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। सो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, आपके राइट साइड में गिवन है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, सी पार्ट here is saying that show the inheritance of the tongue rolling in human in the given example using a suitable cross. What percentage of offspring will show the same genotype as the parents. ठीक है, तो क्रॉसिंग आपके सामने राइट साइड के अंदर देख लीजिए, पुनेट स्क्वायर के अंदर बना के दे रखी है। ओके, जिसमें क्या है कि 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स, कि यहाँ पे जो 50% बच्चे हैं वो पेरेंट्स जैसा ही जीनोटाइप शो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे हेटेरोजाइगस उनका जीनोटाइप था, हेटेरोजाइगस एलील थे, वो होमोजाइगस नहीं थे। अंडरस्टूड। यहाँ पे बात की जा रही है सी पार्ट की कि इफ़ वन ऑफ द पेरेंट कुड नॉट रोल देयर टंग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टंग रोलर्स टू नॉन टंग रोलर्स इन द ऑफस्प्रिंग। कह रहा अगर एक उनमें से पेरेंट क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे चांसेस बताइए कि उनके बेबीज़ के कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टंग रोलर टू नॉन टंग रोलर इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में टंग रोलिंग एंड नॉन टंग रोलिंग के चांसेस क्या होंगे। सो देयर चांसेस विल बी 50-50। ठीक है ना, आप यहाँ पे राइट साइड के अंदर देख सकते हो नीचे वाले पिनेट स्क्वायर के अंदर कि देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, तो चांसेस आर 50-50। ठीक है, 39th क्वेश्चन हेयर इज टोटली here it is totally physics question, so you can pause the video and you can compare your answer from here, because यहाँ पर अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ऑलरेडी जितनी चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है वो शो करी जा रखी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अर्जुन टेस्ट सीरीज़ का यहाँ पे टेस्ट 5 हमने डिस्कस करा है। ठीक है ना, थंबनेल एंड कीवर्ड्स जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा टेस्ट 4 के यूज़ करूँगा, बट टेक्निकली हमने यहाँ पे टेस्ट 5 को डिस्कस करा है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं यहाँ पे तो उनके लिए टेस्ट 5 का सोल्यूशन था, और नॉर्मली यूट्यूब पे ये टेस्ट 4 के फॉर्म में
अपलोड होगा। बट ऐसा नहीं है, जैसे ही टेस्ट 4 का डेटा वहाँ पे मेरे पास कंप्लीटली अरेंज हो जाएगा, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा और मैं वहाँ पे भी उसको क्लियर कट मैं वहाँ पे बताऊंगा कि वो टेस्ट 4 के सॉल्यूशंस है। ठीक है ना? ओके, सो यहीं पर हम अपनी वीडियो को, यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पे अब तक अपने, अगर आपने पिछले हमारे सॉल्यूशंस को नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आई बटन के अंदर उनकी लिंक दे देने के। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।